एक लड़का सरहद पार करके बहुत दूर चला जाता है। अपनों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ का रहन-सहन, जहाँ का बात विचार, जहाँ का खाना-पीना बिल्कुल अलग होता है। अब जब भी वो किसी से बातचीत किया करता तो मुस्कुरा के ही बातचीत किया करता था, बहुत ही कम बोलता था। जब कोई उससे पूछता था कि तुम क्या कर रहे हो, तो ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। ऐसा लग रहा था कि उसकी कुछ पाने की हसरत है, जिसको लगातार कोशिश कर रहा है, ढूँढ रहा है, बट उसे मिल नहीं पा रहा है। मतलब हमेशा वो परेशान-सा रहता था। लेकिन जब भी वो किसी से कुछ पूछता था, जैसे कि हम लोग किसी से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो बोलता था कि का हैरो है भैया। इस तरह की जब भाषा उसके आस-पास रहने वाले लोग सुनते थे, तो हँसते थे, मुस्कुराते थे और उससे मज़ा लेते थे। जैसे कि हम लोग जब पूछते हैं किसी से कि क्या कर रहे हो? तो वो जवाब में बोलता था कि कछु ना कर रहा हूँ भैया। मतलब उसकी इस तरह की भाषाओं को सुन कर के जो लोग थे आस-पास के, वो उससे मज़ा लेते थे, उसकी बातों को सुनकर हँसते थे। इस तरह से एक दिन उसकी एक मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है, ऐसे व्यक्ति से उसकी टक्कर हो जाती है, जिस व्यक्ति को उसकी भाषा, उसका रहन-सहन, उसका पहनावा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो व्यक्ति वहाँ से सीधा थाने पहुँच जाता है और जाकर एसएचओ से शिकायत करता है। कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति है, जिसका रहन-सहन, भाषा और बोलचाल बिल्कुल भी हम लोगों से अलग है। ऐसा लगता है कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। हालाँकि वो बोलता है एसएचओ से कि आपको चलकर उसे देखना चाहिए। फिर पता चलता है कि वो लड़का भारत का रहने वाला है और मोहब्बत के चक्कर में वो पाकिस्तान आ गया है। जब ये बात लोगों तक पहुँचती है, तो ये कहानी सभी सोशल मीडिया पे, अखबारों में, टेलीविज़न पे फैल जाती है, दोनों मुल्कों में फैल जाती है। हर जगह इसी बात की चर्चा होने लगती है कि आखिरकार ये लड़का सरहद पार करके पाकिस्तान कैसे आया। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लड़का सरहद पार करके मोहब्बत के चक्कर में पाकिस्तान कैसे पहुंचा और उसके साथ क्या हुआ और वह कैसे पकड़ा गया। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है अपने भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक पंजाब प्रांत पड़ता है। पंजाब प्रांत में ही एक जगह लगता है, मंडी बहाउद्दीन। दरअसल मंडी बहाउद्दीन लाहौर से 240 किलोमीटर दूर है। दरअसल मंडी बहाउद्दीन के ही एक एसएचओ होते हैं, जिनका नाम होता है अंजुम शहजाद। वो उनके पास 27 दिसंबर 2024 को एक व्यक्ति पहुंचता है और कहता है कि साहब, एक घराना है, वहाँ अमीर लोग रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं जिनका रहन-सहन, वेशभूषा हम लोगों से बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि वो यहाँ के नहीं हैं, आपको चलकर देखना चाहिए। हालाँकि जो एसएचओ होते हैं, उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें गलतफ़हमी हो गई है। लेकिन जाते-जाते वो अपने सहकर्मी को, जो कि उस बीट का इंचार्ज होता है, उसको कह जाते हैं कि एक बार जाके देख लो, पता कर लो, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। इसके बाद उस बीट का इंचार्ज जो होता है, उस व्यक्ति के साथ उस बड़े घराने में जाता है। जैसे ही बड़े घराने में अंदर जाता है, तो देखता है कि बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे थे। उन्हीं में से वो लड़का होता है जो काम कर रहा था। वो बीट का इंचार्ज उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बताता है मेरा नाम बादल बाबू है। अपने नाम को तो ठीक-ठाक सही से वो ले लेता है, लेकिन जैसी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, उससे पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है कि कछु ना कर रहो भैया। जब इस तरह की भाषा वो बीट का इंचार्ज सुनता है, तो उसे लगता है कि इस तरह की भाषा तो हमारे यहाँ कहीं बोली नहीं जाती, ज़रूर लड़का कहीं बाहर का है। इसके बाद उस लड़के के बारे में पूछा जाता है कि तुम कहाँ के हो? क्या करने आए हो? तो वो सीधा-सीधा बता देता है कि वो भारत में एक राज्य पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है अलीगढ़, और अलीगढ़ में ही एक थाना लगता है बारला, और बारला थाना क्षेत्र का ही एक गाँव है नंदला खिटकरी, वहीं का वो रहने वाला है। उसके बारे में और सब पूछा जाता है, तो सारी जानकारी बताना वो शुरू करता है, बताता है कि उसके घर में कितने लोग हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, माँ-बाप, भाई-बहन क्या-क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे कमाते-खाते हैं, वो सारी जानकारी देना शुरू करता है। इसके बाद ये बात एसएचओ तक पहुँचती है। एसएचओ को जैसे ही ये बात पता चलती है, वो अपने जानने वाले एक पत्रकार होते हैं,
शहजाद अंसारी उनको फ़ोन मिलाते हैं, उनसे कहते हैं कि एक लड़का है जो कि भारत से पाकिस्तान चला आया है, ज़रा इसके बारे में अपने किसी जानने वाले पत्रकार भाई से भारत में आप जानकारी निकलवाइए कि आखिर लड़का है कहाँ का और कैसे यहाँ पे आ गया। जो पत्रकार होते हैं वो अपने जानने वाले दिल्ली के पत्रकार होते हैं जिनका नाम शकील अहमद होता है, उनको वो फ़ोन मिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक भारत का लड़का है जिसका नाम बादल बाबू है जो कि सरहद पार करके पाकिस्तान चला आया है, इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी मिल सके तो पता कीजिए। उस शकील अहमद को वो पाकिस्तान का पत्रकार पूरा एड्रेस देता है। दरअसल अलीगढ़ का जो लोकल पत्रकार होता है वो बादरा थाना क्षेत्र के नंदा खिटकरी गांव में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उसकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम कृपाल सिंह होता है जो कि बादल बाबू के पिता होते हैं। उनसे वो जानता है, पूछता है कि आखिर क्या बात है, क्या माजरा है। उनसे पूछता है कि बादल बाबू कहाँ है। वो बताते हैं कि बादल बाबू दिल्ली के एक गारमेंट फैक्ट्री में दर्जी का काम करता था, कमाता खाता था। जब पूछा जाता है कि अभी बादल बाबू कहाँ हैं तो बताते हैं कि अभी वो दुबई गया हुआ है कमाने खाने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बादल बाबू दुबई नहीं बल्कि पाकिस्तान पहुंच गया है। अब वो पाकिस्तान कैसे पहुंचा, जब इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश की गई तो पता चलता है कि अब से 2.5 वर्ष पहले बादल बाबू अपने फेसबुक के पन्नों को पलट रहा था। पलटते पलटते उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है सना रानी, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली होती है। काफ़ी देखने में बेहद सुंदर होती है। उस लड़की को देखते ही उसके मन में कुछ गुबार सा फूटता है। दोनों की फेसबुक पे बातचीत होने लगती है। हालांकि बादल बाबू उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था कि वो कहाँ की है, कहाँ की नहीं रहने वाली है। दोनों के बीच में बातचीत अक्सर हुआ करता था। एक दिन वो लड़की अपने बारे में बताती है कि वो पाकिस्तान का एक प्रांत पड़ता है, पंजाब प्रांत। उसी प्रांत का एक मंडी बहाउद्दीन इलाका है, उसी इलाके की रहने वाली है और एक धार्मिक परिवार से उसका ताल्लुक है। ये सारी बातें जानने के बावजूद भी बादल बाबू लगातार उससे बातचीत किया करता था। वो लड़की भी उससे लगातार बातचीत किया करती थी। जब भी दोनों को वक्त मिलता वो दोनों अपने सुख दुख की सारी बातें एक दूसरे से शेयर किया करते थे। ऐसे एक दिन बादल बाबू ने सोचा कि क्यों ना इस लड़की को सरप्राइज दिया जाए। पाकिस्तान जाकर जब आमने सामने होंगे तो कुछ और ही बात होगी, कुछ और ही मजा आएगा। ये सोचकर बादल बाबू ने पाकिस्तान जाने का मन बना लिया। हालांकि बादल बाबू मन तो बना लिए थे लेकिन किसी विदेश में जाने के लिए, इवन पाकिस्तानी क्यों ना हो, तो वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत होती है और बादल बाबू के पास ना तो वीज़ा होता है और ना ही पासपोर्ट होता है। लेकिन बादल बाबू किस तरह से कोशिश करते हैं सरहद पार करने की। जब पहली बार कोशिश करते हैं तो पहली बार कोशिश में वो नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी बार जब वो कुछ दिन बाद कोशिश करता है तो दूसरी बार भी वो नाकाम हो जाता है। इसके बाद वो थक हार जाता है। ऐसे एक दिन वो अपने बुआ के पास बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। बुआ से कहता है कि बुआ, अगर मैं कमाने के लिए दुबई चला जाऊं और वहां से पैसा भेजूं तो परिवार की स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी ना। हालांकि जो बादल बाबू का परिवार होता है काफ़ी गरीब होते हैं, रोज़ कमाने खाने वाले होते हैं। बुआ जैसे ही ये सब बातें सुनती है बड़ी खुश होती है, कहती है तो बहुत अच्छी बात होगी, तुम अगर दुबई जाके कमाओगे, पैसा भेजोगे तो परिवार की स्थिति जाहिर सी बात है सुधर ही जाएगी। इसके बाद बातचीत करते करते अचानक अपने बुआ से कहता है कि अगर बुआ मैं पाकिस्तान चला जाऊं तो कैसा रहेगा। बुआ जैसी ये बात सुनती है कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, पाकिस्तान जाके क्या करोगे, वहां क्या कर पाओगे। इसके बाद वो अपने बुआ को सारी कहानी नहीं बताता है कि उसे सना रानी नाम की एक लड़की से फेसबुक में मोहब्बत हो गया जो कि पाकिस्तान के रहने वाली है। ये सब बातें अपने बुआ को नहीं बताता है। बातचीत का सिलसिला वहीं पे ख़त्म करता है और चला जाता है। आखिरकार किसी तरह से वो सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तान पहुंचने के बाद किसी व्यक्ति से उसका मेल मिलाप हो जाता है, बातचीत हो जाता है, जान पहचान हो जाती है। वो उस व्यक्ति से आग्रह करता है, अपील करता है, कहता है कि भाई साहब अपना अगर थोड़ा मुझे फ़ोन दे देंगे तो मुझे अपने घर पे बातचीत करनी है क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है, बहुत ज़रूरी काम है। वो आदमी सोचता है कि ज़रूरी काम है, मुझे फ़ोन इसको दे देना चाहिए। वो अपना फ़ोन दे देता है। इसके बाद वो अपने पिता कृपाल सिंह को वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल करके बातचीत करता है, कहता है कि पापा मुझे जिस जगह पे आना चाहिए था मैं वहाँ पे आ गया हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, जब भी मेरे पास फ़ोन आएगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लिया करूँगा, तुम मुझे फ़ोन नहीं करना क्योंकि मेरे पास फ़ोन है नहीं। ज़रा मेरी बात माँ से करा दोगे। इसके बाद जब वो माँ से बात करता है कहता है कि माँ मैं सऊदी आ गया हूँ, दुबई आ गया हूँ, मैं यहाँ से कमा के पैसे भेजूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे जब भी वक्त मिलेगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लिया करूँगा। इसके बाद माँ से बातचीत करने के बाद फ़ोन रख देता है। कुछ समय बीतने के बाद वो उस लड़की के पास जाता है, सना रानी के पास जाता है, यानी कि मंडी बहाउद्दीन में जाता है। जाने के बाद उससे मिलता है। जैसे उस लड़के से मुलाकात होती है, लड़की उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है।
वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, मैंने तुमसे कोई वादा भी नहीं किया था शादी वगैरह का, तुम यहाँ कैसे आ गए। लड़की उसको झटका देती है, वहाँ से अजीब सा बोलती है। लड़की की उन बातों को सुन के थोड़ा सा वो घबरा जाता है, परेशान सा हो जाता है, लेकिन उसको लगता है कि शायद पहली बार में ऐसा हुआ है, दूसरी बार में तीसरी बार में जरूर वो मान जाएगी। ये सोचकर बादल बाबू वहाँ से चला जाता है। भूखा प्यासा इधर उधर वो बैठा हुआ था, घूम रहा था, उसको भूख लगी थी, तड़प रहा था। ऐसे ही जाते हुए एक व्यक्ति की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। वो उससे कहता है कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो यहाँ पे अमीर घराना है, वहाँ पे काम करने वाले कुछ लोगों की आवश्यकता है, हो सके तो आप वहाँ जाकर काम करो, आपको रहना खाना भी मिल जाएगा। बादल बाबू उसके बाद उस अमीर घराने में जाते हैं और जाने के बाद रहना खाना वहाँ पे शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। इसके बाद वो वहाँ पे काम करना शुरू करता है। लोगों से कम बातचीत करता था, जब भी बातचीत करता था तो मुस्कुरा के बातचीत करता था और धीरे बोलता था, क्योंकि उसको पता था कि जिस तरीके से वो सरहद पार करके भारत से पाकिस्तान आया है, अगर किसी को पता चल जाएगा, उसकी भाषा से लोगों को जानकारी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसको जेल भी जाना पड़ सकता था। ये भली भांति वो जानता था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया जाता है कि 2 महीने से अधिक पाकिस्तान के उस इलाके में वो रह रहा था, लेकिन किसी व्यक्ति की उस पर नज़र नहीं पड़ी कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आया है। लेकिन उसके पहनावे की वजह से, उसके भाषा की वजह से, उसके बोलचाल की वजह से एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ जाती है और ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस उसको हिरासत में लेती है। हिरासत लेने के बाद उसको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में लिया जाता है और भारत पाकिस्तान विदेश अधिनियम 1946 के धारा 13-14 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ली जाती है, ये जानने के लिए, पूछने के लिए कि आखिरकार कोई ये साजिश के तहत तो भारत से पाकिस्तान नहीं आया है। हालांकि जो न्यायिक हिरासत ली गई है वो 10 जनवरी 2025 को ये पूछताछ की तारीख खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद जो पुलिस है वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। मुकदमा तो पहले ही हो चुका है। जो कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो कोर्ट जो है सज़ा सुनाएगी। अगर सज़ा सुनाती है तो कम से कम इसको 10 साल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि किसी भी विदेश में आने जाने के लिए बाकायदा रूल्स होते हैं, वीज़ा, पासपोर्ट होते हैं। और बादल बाबू के पास ना तो वीज़ा था और ना ही पासपोर्ट था। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि सना रानी ने ही इनको उकसाया था, सना रानी ने ही इनको पाकिस्तान आने के लिए बुलाया था, तो जितनी सज़ा बादल बाबू को होगी उतनी सज़ा शायद सना रानी को ही होगी। हो सकता है कि वहाँ का होने की वजह से कुछ सना रानी के प्रति रियायत बरती जाए और सज़ा कम हो जाए, लेकिन देखा जाएगा तो दोनों को सज़ा बराबर की ही होगी। अब जैसी ये बात उसके घर वालों को, उसके परिवार वालों को, भाई को, बहन को, उसके रिश्तेदारों को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर जाते हैं, आसपास के लोग सोचने में मजबूर जाते हैं कि एक सीधा साधा 22 साल का लड़का कहाँ से ये फेसबुक के चक्कर में पड़ गया और मोहब्बत कर बैठा और मोहब्बत के चक्कर में मिलने के लिए पाकिस्तान चला गया। इसके बाद उसके घर वाले, माँ बाप अलीगढ़ के एसपी के पास जाते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं, आग्रह करते हैं और मीडिया के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाते हैं, आग्रह करते हैं कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द पाकिस्तान से यहाँ इंडिया ला दिया जाए। इस हालत में कैसे वो जेल में होगा, कितना तड़प रहा होगा, भूखा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा तो उसे सच उगलवाने के लिए, उससे जानने के लिए कि कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं है, थर्ड डिग्री का भी प्रयोग किया जा रहा होगा, तो उसे काफ़ी दर्द हो रहा होगा, मारा पीटा जा रहा होगा। इसी वजह से उसके माता पिता प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उसके बेटे को जल्द से जल्द इंडिया ला दिया जाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि नादानी में उठाए गए कदम बड़े ही घातक सिद्ध होते हैं। अगर किसी भी मुल्क के या किसी भी जगह के किसी भी लड़की से, किसी से भी आपका मोहब्बत हो जाता है तो थोड़ा सा जो लीगल जानकारी हो उसको इकट्ठा करने के बाद ही कोई कदम उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।